जय हिंद छात्रों, एडू संगम में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 से पर्यावरण और हम विषय के अंतर्गत चौथा अध्याय त्योहार और भोजन। छात्रों, आप अध्याय के पहले पृष्ठ पर कुछ चित्र देख रहे हैं। आप इन चित्रों को देखकर बताएं कि यह कौन से त्योहार का चित्र है। तो इस चित्र में सबसे ऊपर है दीपावली का चित्र, क्योंकि इसमें बच्चे पटाखे जला रहे हैं और घर सजाया हुआ है। यह दीपावली का चित्र है। दूसरे नंबर पर है सेंटा क्लॉज और केक, मोमबत्तियां तथा पीछे क्रिसमस ट्री सजा हुआ दिख रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह क्रिसमस का त्यौहार है। तीसरे नंबर पर मस्जिद है और वहाँ पर कुछ मुस्लिम आपस में गले मिलते हुए और एक दूसरे को पकवान बांट रहे हैं। तो यह ईद का त्यौहार है। और चौथा चित्र है जिनमें बच्चे और बड़े सभी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। बच्चे बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो यह होली का त्यौहार है। छात्रों, हमारे देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं और मिलजुल कर अपना त्यौहार मनाते हैं। भारत में जितने भी त्यौहार हैं उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। इनमें से सबसे ऊपर है राष्ट्रीय त्यौहार, जो पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय भावना से मनाया जाता है। दूसरा है धार्मिक त्यौहार, जिसमें विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने मान्यता के अनुसार त्यौहार मनाते हैं। तीसरा है फसलीय त्यौहार, इसे क्षेत्रीय त्यौहार भी कहा जा सकता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। क्योंकि यह त्यौहार विशेष रूप से फसलों पर आधारित होती है, इसलिए इसे फसलीय त्यौहार कहते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार, जो भारत ही नहीं दुनिया भर में एक साथ किसी विशेष तिथि को मनाया जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय त्यौहार से। राष्ट्रीय त्यौहार पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय भावना से मनाया जाता है। इनमें गणतंत्र दिवस, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें इंडिया गेट पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और देश की सशस्त्र सेनाओं की सलामी लेते हैं। यह त्यौहार हमारे देश में संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 से लगातार मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर विद्यालयों एवं सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है 15 अगस्त, यानी स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। इस उपलक्ष्य में लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं एवं सलामी लेते हैं। इसके साथ ही यह त्यौहार देश भर के सभी विद्यालयों, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संस्थानों, सभी जगह बड़े ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। छात्रों और सशस्त्र सेनाओं के लिए यह बहुत ही उल्लास का त्यौहार होता है। तीसरा नंबर है शिक्षक दिवस, 5 सितंबर। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षकों को समर्पित किया था। चौथे नंबर पर है गांधी जयंती, जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी, जो भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, इसलिए इस दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। इस दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। बाल दिवस, यह 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को होता है और उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों को समर्पित किया था, इसलिए बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह थे भारत के राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में संक्षिप्त परिचय। आगे प्रश्न है,
इन त्योहारों के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय पर्व और त्यौहार होते हैं जिनको लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आपके यहाँ और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? छात्रों, क्षेत्रीय या फसलीय त्यौहार देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। यह त्यौहार घर में नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। चूँकि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, इसलिए इसे क्षेत्रीय त्यौहार कहा जाता है। इनमें सबसे पहले आता है मकर संक्रांति। पौष माह में सूर्य जब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, तब हिंदू मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। आमतौर पर यह त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को पतंग उत्सव या खिचड़ी त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग खिचड़ी और तिल का भोग लगाते हैं तथा इसको दान भी करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ओणम। यह त्यौहार आमतौर पर अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। यह केरल का मुख्य त्यौहार है जिसमें नौकायन का आयोजन भी होता है। तीसरे नंबर पर है पोंगल। पोंगल मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है जो 4 दिन तक चलता है। यह कृषि से संबंधित त्यौहार है जिसमें भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है। यह त्यौहार तमिलनाडु में विशेष रूप से मनाया जाता है। लोहड़ी। यह त्यौहार विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। इसमें मेवे, रेवड़ियाँ, मूंगफली आदि का भोग लगता है। यह त्यौहार फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन लड़के आग जलाकर उसके पास भंगड़ा करते हैं और लड़कियां गिद्धा नृत्य करती है। तरह तरह के पकवान। प्रत्येक पर्व त्योहार के मौके पर खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं। नए नए कपड़े व तरह तरह के पकवानों का पूरा मजा तो आप लोग भी उठाते हैं। अब आप बताइए, आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? इस दिन घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? तो छात्रों, यह त्यौहार आप सभी मनाते हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का पसंदीदा त्यौहार अलग अलग हो सकता है। आपका भी होगा। किसी को होली पसंद है, किसी को दीपावली पसंद है और किसी को छठ या दशहरा पसंद है। कुछ बच्चों को ईद पसंद है तो किसी को क्रिसमस। तो आप बताइए, आप कौन सा त्यौहार पसंद करते हैं और उसमें कौन सा पकवान खाना पसंद करते हैं? छात्रों, नीचे सारणी में कुछ पकवानों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये पकवान किस त्यौहार में पकाए व खाए जाते हैं। पुआ होली के त्यौहार में बनाया जाता है। सत्तू त्यौहार विशेष है जो बैसाख महीने में मनाया जाता है। इसे बिस्वा या सतवानी कहा जाता है। इसमें सत्तू और टिकोला, जो आम का फल होता है, कच्चा आम, उसका भोग लगता है इसमें। और लड्डू और धान का लावा है। तो छात्रों, लड्डू और धान के अलावा अलग अलग त्यौहार में प्रयोग किया जाता है। नाग पंचमी में भी धान का लावा का प्रयोग होता है। दीपावली में जो घरौंदा बनाया जाता है उसमें भी धान का लावा चढ़ाया जाता है। और मकर संक्रांति पर धान का लावा और लड्डू का विशेष महत्व है। लड्डू अनाज के दाने को भूनकर बनाया जाता है या फिर मेवे मिठाई की भी लड्डू होती है। उसके बाद है दही चूड़ा तिलकुट। यह मकर संक्रांति के अवसर पर खाया जाता है। रोटी मलीदा ईद के अवसर पर और मुहर्रम के अवसर पर बनाया जाता है। केक क्रिसमस के त्यौहार में बनाया जाता है। खिचड़ी मकर संक्रांति के अवसर पर बनाया जाता है। हलवा नवरात्रि, ईद इत्यादि त्यौहार पर बनता है। मड़ुआ की रोटी एक जीवित पितृ का व्रत है जिसे ज्योतिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह आश्विन माह में मनाया जाता है। इसमें इसका प्रयोग होता है। अंतिम है झिंगनी की तरकारी। यह भी जिउतिया त्योहार में ही इसका प्रयोग किया जाता है। छात्रों, आगे बढ़ने से पहले धार्मिक त्यौहार के कुछ प्रमुख नामों पर एक बार विचार कर लें। तो धार्मिक त्यौहार विभिन्न धर्म के लोगों द्वारा अपने अपने धर्म के मान्यता के अनुसार अलग अलग रीति रिवाजों से मनाया जाता है। कुछ प्रमुख धार्मिक त्यौहार हैं दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, छठ पूजा, गुरु पर्व। दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसे पूरे देश में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसका खास महत्व है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। 10वें दिन असुर राज रावण का पुतला दहन होता है। दिवाली यह दीपों का त्यौहार है। यह हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है और लोकप्रिय भी। भगवान श्री राम इसी दिन
14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर वापस अयोध्या लौटे थे, जिसके स्वागत में लोग मिट्टी के दीप जलाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। होली यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली मनाते हैं। रक्षाबंधन सावन माह के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है। छठ पूजा छठ चैत्र मास और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। षष्ठी तिथि को मनाने के कारण ही इसे छठ कहा जाता है। इसमें सूर्य की उपासना की जाती है। यह त्योहार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। गुरु पर्व इसे गुरु पर्व या प्रकाश पर्व कहा जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस त्योहार को मनाया जाता है। यूँ तो गुरु पर्व सिखों का त्योहार है, किंतु इसे सिख और हिंदू दोनों ही धर्म के लोग पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। मुस्लिम धार्मिक त्योहार में मुहर्रम, ईद उल फित्र और बकरीद प्रमुख त्योहार हैं। मुहर्रम मुस्लिम लोग हिजरी संवत के प्रथम माह मुहर्रम में यह त्योहार मनाते हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस दिन इमाम हुसैन एवं उनके साथियों की शहादत इसी माह में हुई थी। ईद उल फित्र यह एक मुस्लिम धार्मिक त्योहार है जो रमजान के माह में 30 दिन के रोजे की समाप्ति के बाद ईद का चांद देखने के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन मुसलमान लोग विशेष रूप से सेवइयाँ खाते हैं। बकरीद हिजरी कैलेंडर के अनुसार जिलहिज माह की 10 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है। इसमें मुस्लिम लोग कुर्बानी के रूप में पशुओं की बलि देते हैं। ईसाइयों के धार्मिक त्योहार में क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर प्रमुख है। क्रिसमस प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। इसमें ईसाई लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। गुड फ्राइडे यह शुक्रवार के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और इसके ठीक तीसरे दिन रविवार को ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें मान्यता है कि ईसा मसीह पुनर्जीवित हो उठे थे। भोज भात शादी विवाह में भी तरह तरह के पकवान बनते हैं। आप भी किसी शादी विवाह में गए होंगे, वहाँ आपने क्या क्या खाया? तो छात्रों, यह आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं कि आप जिस शादी में गए वहाँ पर आपको क्या खाने के लिए मिला था। छात्रों, शादी विवाह के पकवान के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें कि दाल भात, सब्जी, पापड़, रायता और घी या पूरी सब्जी, बूंदी, लड्डू, खाजा, यह सब पारंपरिक पकवान है जो शादी विवाह के अवसर पर भोज में खिलाया जाता है। लेकिन आजकल पश्चिमीकरण के दौर में कई भोजन जो पारंपरिक रूप से खाए जाते रहे हैं अब लुप्त हो रहे हैं और उनके जगह पर एक नई भोजन प्रणाली का प्रचलन हो चला है। इसमें आइसक्रीम, चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, मंचूरियन इत्यादि शामिल हो रहे हैं और इन भोज में खड़े होकर हाथ में थाली लेकर या प्लेट लेकर खाना पड़ता है, जबकि पारंपरिक भोज जमीन पर बैठकर पंगत लगाकर खिलाई जाती थी। घर के सदस्य मिलकर खाना बनाते हैं। शादी विवाह या भोज भात में भोजन कौन बनाता है? तो इसके लिए हलवाई या कैटरर की सहायता ली जाती है। इतने लोगों को भोजन एक साथ कैसे खिलाया जाता है? तो इसके लिए आमतौर पर हमारे समाज में जो पारंपरिक भोज होता है इसमें ग्रामीण लोग और रिश्तेदार सहायता करते हैं भोज खिलाने में, किंतु अब जो नया प्रचलन हुआ इसमें पैसे देकर कैटरर की सेवा ली जाती है। जूठे बर्तनों की साफ सफाई कौन करता है? इसके लिए भी मजदूर रखे जाते हैं, क्योंकि भोज भात के अवसर पर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है और बड़े बड़े बर्तन का प्रयोग किया जाता है जो घर के सदस्य के द्वारा आसान नहीं होता है करना। विद्यालय में भोजन, क्या आपके विद्यालय में भी एक साथ भोजन कराया जाता है? अगर हाँ तो बताइए। छात्रों, प्रत्येक सरकारी विद्यालय में अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है और सभी विद्यालयों में लगभग एक निश्चित समय पर ही मध्याह्न भोजन की जाती है। दिवाकालीन सत्र में 1 से 1.5 के बीच
मध्याह्न भोजन का समय होता है, जबकि प्रातःकालीन विद्यालय में 10 से 10:30 के बीच होता है। आपके विद्यालय में भोजन कौन बनाता है? तो छात्रों, प्रत्येक विद्यालय में रसोइया की बहाली की गई है, वही भोजन बनाते हैं। आपके विद्यालय में भोजन कैसे परोसा जाता है? रसोइये जो भोजन बनाते हैं वही छात्रों को बैठाकर एक साथ भोजन परोसकर खिलाते हैं। आपके विद्यालय में किस दिन कौन सा भोजन परोसा जाता है? छात्र इसके लिए अपने विद्यालय के रसोई के दीवार पर भोजन का मेनू लिखा हुआ है, आप उसे देखकर पता कर सकते हैं। आगे है, क्या आपके आसपास कोई आवासीय विद्यालय है? यह आप खुद देखें कि आपके घर के आसपास कोई आवासीय विद्यालय है या नहीं। आपस में चर्चा करके लिखिए कि आवासीय विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। छात्रों, जिस प्रकार आपके विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है, वैसे ही आवासीय विद्यालयों में भी भोजन की व्यवस्था होती है, लेकिन आवासीय विद्यालयों में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का अल्पाहार और रात्रि के भोजन की भी व्यवस्था आवासीय विद्यालयों में होती है। छात्रों, आप चित्र में पटना स्थित पटना साहिब हरमंदिर साहब का चित्र देख रहे हैं और उस गुरुद्वारे में लंगर का एक दृश्य है जिसे आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा जान लें कि सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिब में जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहां एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिब कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने, धोने, काटने, पकाने एवं परोसने का काम सभी मिलकर करते हैं। बर्तनों में सफाई का कार्य भी लोग स्वयं ही करते हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है। तो छात्रों, यह था हमारा आज का अध्याय। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।